चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। गलत परंपरा पे इस्तेमाल हो रहा है। पहले राउंड में आपने जितने क्वेश्चन किए मैंने बखूबी नोट किए हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे। आशा संयत रखिए, तरीका नहीं है। आशा संयमित है। कोई मैंने गलत शब्द यूज नहीं किए हैं। अभी जब कोई भी गलत शब्द यूज नहीं किए हैं। पिछली डिबेट सुन में लीजिए, कोई भी गलत शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए मैंने यूज नहीं किए हैं। तो आपके क्रियाकलाप है तो पूरा प्रदेश और देश जान रहा है। उसकी चर्चा मैं भी कर रहा हूँ, मैं कोई अलग से चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्यों करेगा? क्यों? पूरे देश में प्रदेश में चर्चा हो रही है कि जो बेटा बाप का नहीं हुआ, जो अपने चच्चा का नहीं हुआ, वो पब्लिक का क्या होगा? चर्चाएं होंगी। अगर राजनीति करेंगे तो सवाल किए जाएंगे और चर्चाएं होंगी। इससे आप भाग नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा विषय आता है समाजवादी। दोनों पार्टियों में जुड़ा हुआ है साहब पीछे समाजवादी। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। आज 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने विधिवत शंखनाद कर दिया। दोनों पार्टियों की रथ यात्राएं शुरू हो गई हैं। आज समाजवादी आंदोलन के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज पुण्यतिथि है और इसीलिए 12 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी। मथुरा वृंदावन से शिवपाल सिंह यादव की यात्रा शुरू हुई है, सामाजिक परिवर्तन यात्रा, और कानपुर से अखिलेश यादव ने यात्रा शुरू की है, समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा। दोनों यात्राओं में कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की यात्रा कानपुर से हमीरपुर पहुंच गई है। रास्ते पूरे रास्ते भर जिस तरह से सपा कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला है, उससे पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खासे उत्साहित हैं और आज उन्होंने फिर 400 सीटें जीतने का दावा किया है। 400 से अधिक भी कह दिया है कभी कभी उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह का लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और उससे ये साफ लग रहा है कि बाबा मुख्यमंत्री के साथ साथ बुल और बुलडोजर दोनों जाएंगे। ये अखिलेश यादव ने कानपुर में कहा है कि बुल और बुलडोजर दोनों जाएंगे। खजांची जो बहुत प्रिय है अखिलेश यादव को, उसने पार्टी का झंडा दिखाया है। मालूम हो आप सबको कि नोटबंदी के दौरान बैंक की लाइन में लगने के समय इस बच्चे का जन्म हुआ था और तब से अखिलेश यादव बराबर इस बच्चे के संपर्क में है। उसे खजांची नाम दिया है और आज उसी खजांची ने झंडा दिखाया है पार्टी की रथ यात्रा को। तो कुल मिलाकर के आज राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की गई है और पूरा हमला जहां पर भी अखिलेश यादव का भाषण हुआ है वहां पर भाजपा पर हमला बोला गया है। कहा गया है कि जो भी संकल्प पत्र में वादे किए गए थे उन्हें पूरा नहीं किया गया, धोखा दिया गया है। जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी उस पर अमल नहीं किया गया है। महंगाई की बात कही गई है अखिलेश यादव के फैसलों में और फाइनली यही कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री के साथ साथ बुल और बुलडोजर दोनों जाएंगे। तो ये आज शंखनाद हो गया है चुनाव का
2022 के चुनाव का, और सीधा सीधा हमला भारतीय जनता पार्टी पर अखिलेश यादव के द्वारा बोला जा रहा है। और मथुरा वृंदावन में जहां शिवपाल सिंह ने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया है, उन्होंने आज 11 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दे रखा था। तो शिवपाल सिंह यादव ने आज कहा है कि राजनीति में कोई अल्टीमेटम नहीं होता, उम्मीद आखिरी क्षण तक बनी रहती है। इस तरह की बात शिवपाल सिंह यादव ने कही है। और उन्हें लग रहा है कि जो बार बार वो प्रस्ताव अपने भतीजे अखिलेश यादव को भेज रहे हैं, उसके कहीं ना कहीं अच्छे सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो ये कुल मिलाकर के राजनीतिक घटनाक्रम है आज का। यात्राओं का दौर शुरू है और सीधा सीधा हमला बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। अनिल मिश्रा जी, शुरू करते हैं आपसे कि किस तरह से माहौल बना है आज की इस रथ यात्रा से, और सभी पूरे 75 जिलों में ये विजय रथ यात्रा जाएगी अखिलेश यादव की। पूरे प्रदेश में यात्रा के जरिए पहुंचने का, कार्यकर्ताओं से मिलने का, माहौल बनाने का एक योजना है। लेकिन कुछ सवाल है आपसे, जब आपसे शुरुआत करते हैं, तारीफ तो आप करेंगे रथ यात्रा की, लेकिन जो फेल्योर्स हैं अखिलेश यादव के, उन पर भी आपसे सवाल होंगे कि सरकार थी अखिलेश यादव की, उसके बाद में उन्होंने गठबंधन किया कांग्रेस से गठबंधन करने के बाद में जिस तरह से विधानसभा का चुनाव हारे और कोई नतीजा कोई जो जितनी उम्मीद थी उसके हिसाब से कोई नतीजे नहीं मिले। उसके बाद में लोकसभा चुनाव आया। लोकसभा चुनाव में और ये कहा गया कि कांग्रेस के पास जनाधार नहीं है। लोकसभा चुनाव आया तो फिर बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया गया, वो भी बहुत अच्छा, उसके भी परिणाम अच्छे नहीं आए और चुनाव के तुरंत बाद वो संबंध खत्म ही हो गए बस बहुजन समाज पार्टी से, और संबंध खत्म होने के साथ साथ खटास में भी बदल गए। तो अब ये जो चुनाव है 2022 का, इसमें अभी तक की स्थिति है कि कुछ छोटे दलों को छोड़ करके समाजवादी पार्टी अकेले ही मैदान में है। तो किस तरह से अखिलेश यादव जो 400 के पार जाने की बात कर रहे हैं, कैसे वादा पूरा होगा, और क्या स्थिति है कि क्या दूसरे किसी दल का खाता ही नहीं खुलेगा। बार बार जो ये वो दोहरा रहे हैं कि 400 से ऊपर जाएंगे हम, और फिर क्या बचेगा। तो क्या इस पूरी रथ यात्रा के आज जो शुभारंभ हुआ है उसका क्या संदेश है, और जो सवाल है अखिलेश यादव से, उनके पिछले जो राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक फैसले हैं, वो फेलियर्स की ओर गए हैं। तो लोग उनके अकेले चुनाव लड़ने पर कितना विश्वास कर सकते हैं, ये चीजें आज की इस बहस में चर्चा में रहेंगी। आज भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक बाथम जुड़े हैं, पार्टी के जिला मंत्री हैं, श्रीमती श्वेता दुबे हैं, महिला मोर्चा के नेता हैं, और गोपाल पालीवाली है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अनिल मिश्रा जी सपा के मीडिया प्रभारी हैं, और अनुपमा शर्मा जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं जिला की। तो ये पैनल है आज के डिबेट का। अनिल मिश्रा जी, सारे बिंदु हमने आपको बताए हैं, सवाल भी बताए हैं, तो शुरू करिए आज की इस बुलेटिन की चर्चा। शेखर जी, रथ यात्रा निकल रही है, और रथ यात्रा जब भी निकलती है, जब कहीं पे ज्यादा दिक्कत में हो जनता, विपक्ष अपना जो है अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। पिछले आपने जो बताए, जिनको आप फेल्योर कह रहे हैं, सच बात तो ये है कि हम लोग जब भी चर्चा करते हैं राजनीतिक गलियारे में या राजनीतिक संदर्भ में, तो कोई फैसला अगर माफिक बैठ जाता है तो उसके बाद में बड़ा उसकी तारीफ हो जाती है, और कोई फैसला गलत हो जाता है अगर कहीं से अपने जो लोगों को लगता है तो उसमें आलोचना भी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर रह गई थी, बड़े उनके अपने जो राजनीतिक फैसले रहे थे। प्रश्न ये है कि किसी हार और जीत से जो है इसके कद को यहाँ पे हम लोग नाप रहे थे, आज की तारीख में आम जनता के दुख दर्द की भौतिक तुला पे क्यों नहीं नाप रहे। ये रथ यात्रा निकल रही है और भी राजनीतिक दल अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं
जिनका सीधा सीधा रिश्ता जनता के दुख दर्द से जुड़ता है, और जब सत्ता में बैठने के बाद वो शपथ लेते हैं तो उनका कार्य होता है कि हर वो कार्य करें जिससे आम जनता को कठिनाई ना हो। तो ये क्या हो रहा है 4.5 साल में? लोगों के दिमाग में सुगबुगाहट है, लोगों के दिमाग में परेशानी है, लोगों के दिमाग में जो घटनाएं हो रही हैं वो झकझोर रही हैं। कहीं पे मनीष गुप्ता जैसा कांड हो रहा है, कहीं पे लखीमपुर खीरी का कांड हो रहा है। ये वो हृदय विदारक घटनाएं हैं। कहीं पे कोरोना के दौर में हम लोगों ने देखा कि जो कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में वो हुआ। लाशें जो है वो अपने वहां से आती रही, गंगा तट के किनारे जो है अपने बिखरती रही, अंत्येष्टि तक नहीं हो पाई। और अंत्येष्टि संस्कार जो हिंदू धर्म का एक अपने जो है वो बड़ा संस्कार माना जाता है, वो भी करने की इजाजत नहीं हुई सरकार ने, उनको दफन कर दिया गया। क्या ये हृदय विदारक घटनाएं और ये निर्मम और ये बेरहम सरकार, इसके जो अपने कृत्य हैं, क्या उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए? और ध्यान तभी जाता है जब हम निकलते हैं सड़क पे। आज रथ यात्रा निकली है, कार्यकर्ताओं का भी जोश है और अच्छा है। एक रथ यात्रा निकल रही है कानपुर से और एक रथ यात्रा वहां निकल रही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की। दोनों में समाजवादी नाम तो जुड़ा हुआ है। हम अधिनायकवादी थोड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की तरह। तो इससे जो संदेश जा रहा है और जो आम जनता में जन जागरण की एक भूमिका अदा हो रही है, कार्यकर्ताओं में जो जोश है, हम अगर कहते हैं कि हम 400 और 400 से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे, क्या गलत कहते हैं? ये हमारा कहते हैं ना कि ये तो हमारा अपना हौसला है जिसको लेके चल रहे हैं। आपके पास कहने के लिए क्या है? आपके पास महंगाई के नाम पे कहने के लिए क्या है? आपके पास विकास के नाम पे कहने के लिए क्या है? आपके पास जनता के दुख दर्द में शरीक होने के नाम पे क्या है? हमारे पास तो खजांची है। पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगवा दिया तुमने। और लाइन में कहीं पे और किसी गर्भवती महिला का प्रसव हो जाए, इससे बढ़ करके कोई और घटना कहीं पे किसी देश में सुनी आपने? नोटबंदी नोटबंदी नोटबंदी, काला धन वापस आएगा। काला धन आज तक नहीं वापस आ पाया। ये मुख्य मुद्दे हैं जिनसे आम जनता जो है वो अपने कम से कम उसके मस्तिष्क को हम पूरे देने की बात कर रहे हैं कि होशियार हो जाओ। और मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, ये रथ यात्रा जो निकली है, ये रथ यात्रा मानसिक और आर्थिक गुलामी के खिलाफ ये रथ यात्रा निकली। और अगर इसके ऊपर हम लोग गौर नहीं करेंगे, चाहे किसी राजनीतिक का व्यक्ति हो, जो अधिनायकवादी हो, जो फासिस्टवादी ताकतें जो है हिंदुस्तान में अपनी जिनकी जड़ें गहरी होती चली जा रही हैं, तो आने वाले वक्त में क्या होगा कहा नहीं जा सकता। मनीष गुप्ता होटल में, अनिल जी एक आखिरी बात, मनीष गुप्ता होटल में रुकता है और उसके बाद में पुलिस के बूट की ठोकर लगती है उसके कमरे के दरवाजे पे। ये तो होटल में जाकर के हुई है। ऐसे शेर की सवारी कर रहे हो तुम। कल आने वाले वक्त में आम जनता के घरों के दरवाजे पे पुलिस के बूट की ठोकर मरवाने का जो आपका अपना प्लान है, जो आपकी अपनी योजना है, उसकी तरफ जनता का ध्यान आकर्षित कराने के लिए माननीय अखिलेश जी निकले हैं। और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में पुनः जो है फिर दफे सरकार बन रही है, इसलिए ये पलायन कर रहे हैं। कांग्रेस, अनुपमा शर्मा जी। जी, रथ यात्राएं तो शुरू हो गई हैं और ठीक है, इलेक्शन का समय है, सबका अपना अपना होता है। 400 सीटें अखिलेश जी ला रहे हैं, 400 सीटें शिवपाल जी भी ला रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो जो बनारस में अभी प्रियंका गांधी जी की जो मीटिंग हुई है, उसमें भी जो भीड़ देखने में नजर आई है, उसको नेशनल चैनल में बहुत अच्छी तरह से कवरेज मिला है कि 1,00,000-1,25,00,000 की कोशिश की थी कांग्रेस ने और यहाँ पे उससे भी ज्यादा भीड़ है। तो इस समय चुनावी माहौल है, गर्म माहौल है, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं और सभी 400 पार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस तरह का कोई दावा आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ये जानते हैं कि साइलेंट काम कर रहे हैं और मजबूती से काम कर रहे हैं। और बनारस की रैली के बाद निश्चित तौर पे पहले भी इस डिबेट में भी बात हो चुकी थी कि भाजपा और सपा दोनों ही कहीं ना कहीं डरी हुई हैं। और मैं पुनः दोहराऊंगी, जो मैंने पंचायत चुनाव के बाद कई बार इसी डिबेट के माध्यम से भी कहा है कि पंचायत चुनाव में कहीं ना कहीं जनता ने सिरे से नकारा था भाजपा और सपा दोनों को। हाँ, ये बात दूसरी है कि तब हम अपनी मजबूती नहीं दिखा पाए थे, लेकिन हम 2022 के चुनाव में बीइंग अ कांग्रेस मजबूती से खड़े हैं और इंशाअल्लाह देखते हैं कि रथ यात्राएं ज्यादा परिणाम अच्छा देती हैं या हमारी रैलियां। भाजपा का तो दोनों ही तरफ से नुकसान ही होता नजर आ रहा है।
400 सीटें भाजपा को इस बार तो नहीं मिल पाएंगी, इस बात की कमर कसी हुई है। एक तरफ आने वाली है, हाँ। विजय यात्रा का आगाज शुरू हुआ है। समाजवादी पार्टी की बंटवारा होते हुए दो तरफ से यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। इससे ही आप अंदाज लगा लें कि क्या होने वाला है, आज आगे प्रदेश में क्या रिजल्ट आएगा। और जो हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये आरोप लगा रहे हैं कि गुप्ता जी काला कांड हो गया, पुलिस के लोगों की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी ने आने वाली उसी पे रही है, रथ यात्रा बताइए। रथ यात्रा जो चल रही है, उस रथ यात्रा के जवाब में भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, हमने जो तैयारी की है, हम 60 वोटरों पर भी हमने एक चौकीदार पन्ना प्रमुख के रूप में लगा दिया है। और हम बड़े डटकर मुकाबले के लिए तैयारी में, पन्ना प्रमुख तक हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। हम ये रथ यात्रा का जवाब हर मोहल्ले में, हर पन्ना प्रमुख के रूप में जो हमारी संगठन की तैयारी है उसके द्वारा देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं पुनः आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा संगठन में जो विधिवत रूप से कार्य योजना चल रही है, उससे हम भारतीय जनता पार्टी 350 के पार जीतने की स्थिति में खड़े हैं। जी भाई साहब, आज का जो विषय है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बढ़िया विषय आज की डिबेट के लिए रखा। और आपने जो एक आदरणीय अखिलेश जी के बयान की भी चर्चा की है कि वो कई जगह तो ये कह गए कि 400 पार। मुझे लग रहा है कि वो सीधे मायने में कह नहीं पाए, उनको कहना चाहिए था कि 400 से बाहर, 400 पार नहीं, 400 से बाहर। और यही स्थिति और यही दुर्गति होने वाली है समाजवादी पार्टी की, कि वो 400 से बाहर होने वाली है, पार नहीं होने वाली है। दूसरी विषय आता है कि एक लोग सामाजिक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, एक लोग विजय यात्रा निकाल रहे हैं। साहब, ये वही परिवार है, तो बाप बेटे का नहीं हुआ और चचा भतीजे का नहीं हुआ, और वो समाज को जोड़ने की बात करते, वो अपने आप को समाजवादी कहते हैं। शेखर जी, शुरुआत हो रही है, अभी आज शुरुआत हो रही है। अभी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए भाई, पहले राउंड में सुनिए, अरे भाई सुनिए, अरे अब सुनिए, अरे सुनिए भाई, जब आप बोल रहे थे मैं बोला। आपने जितने आरोप लगाए मैंने बखूबी आपके आरोप सुने। आदरणीय मिश्रा जी, आप सुनने की भी आदत रखिए, आप सुनने की भी आदत रखिए, आप सुनने की भी आदत रखिए। जो आपकी पार्टी के क्रियाकलाप है उनकी चर्चाएं होंगी, और अगर डिबेट में बैठेंगे तो ठीक है, सवाल पूछे जाएंगे। सुनिए, अगर आप सवाल तीखे पूछते हैं तो तुम्हें आपको जवाब भी तीखा ही मिलेगा। अभी आप जब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, मैंने सुन लीजिए, अभी जब आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, मैंने आपकी डिबेट को बीच में नहीं रोका। ये डिबेट की गलत परंपरा की तरफ मत पड़िए। समाजवादी पार्टी डिबेट को गलत परंपरा की तरफ ले जा रही है। समाजवादी पार्टी डिबेट गलत परंपरा पे ले जा रही है। पहले राउंड में आपने जितने क्वेश्चन किए मैंने बखूबी नोट किए हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे। भाषा संयत रखिए, भाषा संयमित है। कोई मैंने गलत शब्द यूज नहीं किए हैं, अभी जब कोई भी गलत शब्द यूज नहीं किए हैं। पिछली डिबेट सुन लीजिए, कोई भी गलत शब्द किसी भी व्यक्ति के लिए मैंने यूज नहीं किए हैं। तो आपके क्रियाकलाप है तो पूरा प्रदेश और देश जान रहा है, उसकी चर्चा मैं भी कर रहा हूँ, मैं कोई अलग से चर्चा नहीं कर रहा हूँ। क्यों करेगा? क्यों? पूरे देश में प्रदेश में चर्चा हो रही है कि जो बेटा बाप का नहीं हुआ, जो अपने चचा का नहीं हुआ, वो पब्लिक का क्या होगा? चर्चाएं होंगी, अगर राजनीति करेंगे सवाल किए जाएंगे और चर्चाएं होंगी, इससे आप भाग नहीं सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा विषय आता है समाजवादी। दोनों पार्टियों में जुड़ा हुआ है साहब पीछे समाजवादी। कौन से समाजवाद की बात करते हैं?
कि जिस पार्टी को खड़ा करने के लिए आदरणीय मुलायम सिंह जी ने पार्टी खड़ी की और उसकी विरासत किसके पास आप चली गई? अखिलेश यादव जी के पास। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? और रही बात अब आ रही है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की। अभी एक विषय आया था कि दोनों में समाजवादी जुड़ा है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? एक का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाचा है और दूसरे का राष्ट्रीय अध्यक्ष भतीजा है। कौन सा समाजवाद है? जरा ये भी बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। और दूसरी बात, अब 400 के पार, मैंने पहले भी कहा कि आप 400 से बाहर हैं। 400 के पार नहीं, 400 से बाहर हैं। अभी एक बाबा जी के बयान का जो विषय आया था कि बाबा मुख्यमंत्री के साथ पुल और बुलडोजर दोनों जाएंगे। महोदय, मैं आपको फिर अवगत कराना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी को इंगित करते हुए कि 2022 में न बाबा बाहर जा रहे हैं और न बुलडोजर बाहर जाने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि बुलडोजर भी उत्तर प्रदेश में रहेगा और बाबा भी उत्तर प्रदेश में रहेंगे और इसी प्रदेश के 325 नहीं 350 सीटों के साथ पुनः सरकार बनने वाली है। ये स्वीकार करिए इसी डिबेट पे। और अभी जैसे कांग्रेस का विषय आया था, कांग्रेस कह रही थी बहुत साइलेंट मूड से हम लोग काम कर रहे हैं। लीजिए, अभी जैसे जब पंचायत चुनाव हारे थे तो इसी डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि साहब हमने पहली बार पंचायत चुनाव लड़े हैं और इसलिए मुझे 45 जिला पंचायत के मेंबर मिले हैं। और वही परिस्थिति फिर आने वाली है कि जब ये विधानसभा का चुनाव खत्म हो जाएगा तो ये कांग्रेस के लोग इसी चैनल पर बैठ के ये कहेंगे आप विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ा है और अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये रही बात कांग्रेस की। समय बताएगा, समय बताएगा। मैं नहीं बोला था। आप सुन ही रहे हैं ना, आप बहुत अजीब। हाँ, लेकिन आप बहुत अजीब तरीके से दूसरे को कोट करते हैं ना। मैं तो अपनी बात बोल के आ रही हूँ, ना। जो बोली हुई बात है उसे कोट मत कीजिए। जो मेरी खुद से स्वीकार की हुई बात है इस लाइव डिबेट में, उसको कोट मत कीजिए, अलग से कुछ कोट कीजिए। मेरे कहे शब्दों को यहाँ मेरे तोड़िए मरोड़िए मत अभिषेक जी। मैं भी पहले राउंड में या आप जानबूझ के ऐसा काम करते हैं कि डिबेट कैसे भी गलत दिशा में चली जाए। अब विषय आ रहा है, ये नियम है। चलिए श्वेता जी बोलिए। भाई साहब, हमारे मिश्रा जी ने कहा कि चारों तरफ एकदम अराजकता का माहौल है और एकदम फांसीवादी ताकतें, अधिनायकवादी ताकतें फैल गई हैं। लेकिन बाबा जी ने 4.5 साल में जो किया है वो किया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आपको बनारस की रैली में दिखाई पड़ेगा कि प्रियंका गांधी जी त्रिपुंड लगा के नवरात्र का व्रत रख रही हैं। और सुनिए, क्या हमारे अखिलेश जी ने पूर्व में ये बयान दिया था कि मैं भगवान को मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता हूँ। आज उनकी रथ यात्रा प्रारंभ हुई है गंगा घाट से और चाचा जी ने मथुरा से बांके बिहारी मंदिर से पूजन और अर्चन करने के पश्चात रथ यात्रा प्रारंभ की है। ये बाबा जी की क्वालिटी नहीं है तो क्या है कि तमाम नास्तिकों को परम आस्तिक बना दिया है। सब पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई नवरात्र का व्रत रख रहा है तो कोई बांके बिहारी मंदिर में घंटा बजा रहा है तो गंगा घाट से यात्रा प्रारंभ हो गई है। और मिश्रा जी बोलने ही नहीं देंगे, आज इतना खुश हो गए हैं यात्रा से कि बीजेपी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। भाई जो परिवार में एकता नहीं ला पाया, जब परिवार में समाजवाद नहीं आ पाया तो वो कैसे समाजवादी हैं? समाज में कहां से लाएंगे समाजवाद? जवाब चाहिए भाई साहब, बताइए। सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो सच्चाई है वो तो कहना ही पड़ेगा। चाचा की समाजवादी असली है या भतीजे की असली है, ये कौन बताएगा भाई साहब? ये तो आप ही लोगों को जवाब देना है। हम आ रहे हैं पूर्ण बहुमत से और ये जो बौखलाहट दिखाई पड़ रही है वो रथ यात्राओं में दिखाई पड़ रही है। पुराने टोटके आजमाए जा रहे हैं। इससे पहले भी 31 जुलाई 2001 में क्रांति रथ लेकर निकले थे अखिलेश जी और दोबारा 12 सितंबर 2011 को भी उनकी क्रांति रथ यात्रा निकली थी जिससे उनको सत्ता प्राप्त। लाहट नहीं है तो क्या है? हर प्रकार के टोटके आजमाए जा रहे हैं।
कि एन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त हो जाए। अगर कुछ चंद घटनाएं हैं लेकिन इससे ये तो नहीं कहा जा सकता कि भाजपा सरकार विफल है। अगर आपकी सरकार पूरी तरह से सफल थी तो दोबारा भाजपा सत्ता में क्यों आई, इसका जवाब कौन देगा? आप अधिनायकवादी नहीं है, लेकिन आप अपने परिवार में ही एकता नहीं ला पाए हैं। चाचा जी की यात्रा अलग, भतीजे जी की यात्रा अलग, हो सकता है पिताजी अपनी यात्रा अलग निकालें। तब जनता के लिए ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि असली समाजवादी कौन है। इस पे गुस्सा मत करिए, शांति से विचार करिए। और जनता तो अभी कंफ्यूज हो गई है कि क्या किया जाए। और दूसरी बात, कांग्रेस जो सपा को कह रही है, जबकि आज की रथ यात्रा में जो प्रसपा की निकली है उसमें कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन जी ने पूरा उनको सहयोग दिया है शिवपाल जी का, और वो रथ में सवार भी हो गए और उन्होंने कहा कि प्रियंका जी और शिवपाल जी ही सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं, अखिलेश जी कहीं भी नहीं है। तो इससे क्या हम लोग अंदाज लगाएं, क्या प्रसपा और कांग्रेस हाथ मिलाने जा रही है? भतीजे ने तो हाथ झटक दिया है, कांग्रेस पकड़ रही है क्या प्रसपा का हाथ? इसका जवाब भी हम चाहेंगे जरूर। और रही रथ यात्रा की बात, इस पे बीजेपी क्या कहे, ये तो सपा का आंतरिक मामला है। इस पर वो खुद ही निर्णय करेंगे कि, और ये जनता निर्णय करेगी कि जनता विकास चाहती है कि रथ यात्राएं चाहती है, एक सशक्त विपक्ष चाहती है कि असंगत बयान चाहती है। इसका जवाब 2022 में जनता ही देगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत से वापस सत्ता में आएगी। पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, न पुल जाएगा न बुलडोजर जाएगा पुनः। और उसके बाद क्या होगा, जब चुनाव हो जाएगा फिर ईवीएम का रोना शुरू हो जाएगा। मतलब ये सब पुरानी पैतरे हैं जो हर बार होते हैं, वो होंगे जरूर। हम इंतजार कर रहे हैं, हम फिर जवाब देंगे यहीं पर बैठकर। बस भाई साहब और कुछ नहीं कहना है। चलिए ठीक। हाँ मिश्रा जी कहाँ गायब हो गए? बोलिए भाई। यात्रा में चले गए भाई साहब। आवाज आ रही है। आवाज से क्या होता है भाई, आप तो रास्ते में चल रहे हैं। वो वीडियो चलो हुआ आपको? अभी वीडियो भी आ रहा है। वीडियो चला गया। चलिए अनुपमा जी बोलिए तब तक। आप समझ रहे हैं कि वो मुर्दा जी है, से कह दो कि अभी मरा नहीं है। रात इंदौरी का चलिए वो चालू कर दीजिए, मैं आपके बाद कांग्रेस। मेरे आने और जाने की इतनी चर्चा के लिए धन्यवाद। मैं एक बात आपसे, बड़ी साफ की बात है। देखिए एक बात मैं कहूँ, मैंने कहा भी, रोका भी, अगर आप बाप बेटे की बात करोगे, मगर की बात करने का भी साहस। इसी डिबेट में केवल इतनी सी बात में जो राधेश्याम कह गए थे, पति पत्नी वाली बात पर बहुत बड़ी धमकी डिबेट करने वालों से लेकर के चैनल तक को दी गई। मेरा अनुरोध ये है कि आप वो शब्द न इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जो शब्द इस्तेमाल करोगे, शब्दकोश मेरे पास भी है, उसके बाद में हम भी टुटकी बटुटकी इस्तेमाल करेंगे। आप सुनोगे, हम आप नहीं सुनोगे, हम आपको नहीं सुनेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि अब सबसे पहले एक बात के ऊपर आ जाए। भाई ने जो है तुक मिलाने की बड़ा कोशिश की। काफी दिनों से तुकबंदी और काफिया जो है भारतीय जनता पार्टी मिला रही है, लेकिन मिल नहीं पा रही। उन्होंने संघ में जो एक शब्द इस्तेमाल कर दिया कि समाजवादी 400 से बाहर है। बाहर नहीं, बाहर है। समाजवादी पार्टी के संग बाहर आपको नजर आई, बहुत बहुत धन्यवाद। काफिया जो है कम से कम बाहर नहीं, बाहर। बाहर का मतलब आउट, 400 के आउट। आउट को बाहर बोलते हैं, बाहर नहीं बोलते। मान्यवर, आउट। आप पढ़े लिखे आदमी हो, तो संस्कृत पार्टी से संबंधित हो। भारतीय जनता पार्टी में प्रबुद्ध लोग हैं, बाहर को बाहर बोलते हैं, बाहर नहीं बोलते हैं। चलिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रबुद्ध तो माना आपने, बहुत अच्छी Pronunciation. तरह बात बताया आपको। सुनिए, जीनियस दोनों होते हैं। नटवर लाल भी जीनियस था और उसके बाद में जो है अपने कोई और भी जीनियस, तो इसके जीनियस दोनों होते हैं। अगर जीनियस शब्द इस्तेमाल करूं तो ये न मानिए कि आपके लिए बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। और मैं एक बात और अर्ज करूं आपसे, बस ये शब्दों की बाजीगरी चलती रहेगी और कुछ नहीं होना है। क्या दिक्कत की बात है? यात्रा और शब्दों की बाजीगरी। अरे अगर शब्दों की बाजीगरी मोदी जी चलाते हैं, अगर शब्दों की बाजीगरी योगी जी चलाते हैं, अगर ठोक देने से लेकर के
पेट का दर्द ठीक करने की दवा बांटते हैं, तो क्या हमको हक नहीं है कि हम अपने मन की बात को तोला रत्ती जो है शब्दों की बाजीगरी में कह दें कि छोड़िए। मैं एक बात पूछूंगा, समाजवादी पार्टी का इतिहास बहुत मोदी जी पुराना लोग कहते हैं, वो करके दिखाते हैं भाई साहब, सिर्फ शब्दों की बाजीगरी नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, बड़े प्रेम से सुना रहा हूँ। समय आने दीजिए, सभी देख भारतीय पाएंगे। जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का इतिहास बताया, कहाँ की पार्टी थी, कितना बढ़िया थी, समाजवाद कहता है। इस हमारे कोरोना मॉडल को जो बचाव को यूएनओ ने मान्यता दी, आप लोग उसको कह रहे हैं कि जनता तड़प तड़प के मर गई। अगर समाजवाद की परिभाषा यही है कि जिस पार्टी को बनाने वाले पिता और उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका बेटा हो जाए और दूसरा जो भाई है वो दूसरी पार्टी बना ले, क्या समाजवाद की यही परिभाषा है आदरणीय मिश्रा जी? ये जरूर बता दीजिए। देखो यार, मैं एक लाइन सुना दूंगा, अभी मुकदमेबाजी की धमकी दे दोगे। कोई मुकदमेबाजी की धमकी नहीं, लेकिन ये बता दीजिए अनिल वर्मा को दी गई। हम तो स्वागत करते, कचहरी बैठने वाले आदमी है, मुकदमों से नहीं घबराते। अनिल वर्मा जी को दी गई धमकी। आपकी सरकार अगर मुकदमों की बात करते हैं, आपकी सरकार में कई मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज किए गए बेवजह। मुकदमों की बात मत करिए। आपकी सरकार रही, आज से 4 साल पहले जब जाएंगे तो आपकी सरकार थी, मेरे ऊपर 2 ऐसे मुकदमे दर्ज किए गए कि मैं फर्रुखाबाद में मौजूद नहीं था, उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। क्या कह दे जो आप कह रहे हैं? वो कजी भी करते हैं तो सजा नहीं होती, हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। भाई साहब, बाबा जी तो बेकार में नहीं है, बदनाम बेकार में नहीं हो रहे हैं बाबा जी, सच्चाई पे हो रहे हैं। हर दूसरे दिन अभी ताजा जो है जी जी शेर का जवाब शेर से जी कह रहा है जी। कौन से दरिया से समंदर का सकून, जिसमें जितना दर्द है उतना ही वो खामोश है। मैं खामोश हूँ बोलते या साहस के साथ सुनो, बात का जवाब सुनो। समाजवादी पार्टी के स्वरूप की बात मत करो, बात तो भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप की बात करो कि जो भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप था आज केवल मोदी योगी की पार्टी रह गई, भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। जवाब नोट करते जाओ, बाद में इकट्ठे देना। दूसरी बात ये, इनके घर जो है कांच के होते हैं तो घर पत्थर नहीं फेंकते। आपको सिखा दिया गया है अहंकार, धमकी, तानाशाही की आदतें। दूसरे को रोक दो, दूसरे को बोलने मत दो, दूसरे को ठोक दो, और ये सब चीजें जो है आने वाले वक्त में जो है, श्वेता जी आप भी एक बात समझ लीजिए, मैं ये आप कह रहा हूँ कि इसमें अगर कहीं जो है वो बाबा जी और मोदी चौकीदार शब्द आया है, मैं एक बात जरूर कहूंगा, चौकीदारी जो है वो कैसे की जाती है कैसे नहीं की जाती, प्रधानमंत्री होना अलग बात है, मुख्यमंत्री होना अलग बात है, चौकीदार होना जो है बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। यहाँ से जो है वो अपने हजारों करोड़ का गबन करके लोग चले जाते हैं देश के बाहर, चौकीदार वहीं को वहीं बना रहता है। इसलिए चौकीदारी की बात मत करिए, और अगर कर भी रहे आप तो अब आपको मिर्ची लगी है तो मैं क्या करूँ इसके लिए। सुन लीजिए, चौकीदार पे मैं कुछ आपको बता दूं। चौकीदार शब्द जो आप बता रहे हैं, अभी अफगानिस्तान के अंदर जो घटना हुई थी और पूर्ववर्ती जो केंद्र में सरकारें नहीं, क्या उनका इतना साहस था कि वो अपने नागरिकों को वहां से सकुशल और सुरक्षित भारत ला सकते थे? ये चौकीदार का ही जी नहीं, वो तो चौकीदार का ही कमाल था। एक सवाल का जवाब। सुरक्षित भारत लाने का काम सिर्फ चौकीदार नहीं किया है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी रथ जी का। यात्रा से तालिबान कहाँ से पहुंच गए भाई? अरे मैडम, जब आप चर्चा करेंगे वही तो, तालिबान को फंडिंग किसने दी थी? चौकीदार नहीं तो फंडिंग की थी अभिषेक, फंडिंग तो चौकीदार नहीं की थी, अभिषेक प्राथम जी, अभिषेक प्राथम जी। पहले और फिर जवाब तो देना ही पड़ेगा और आपको सुनना भी पड़ेगा। मैडम, गलत दिशा में जब डिबेट को मोड़ा जाएगा तो सुन लीजिए, जब विषय चौकीदार का आया था उसके बावजूद तालिबान का जो उदाहरण दिया गया, वैसे तालिबान का उदाहरण किसी ने नहीं दिया। लोग रथ यात्रा पे ही चर्चा कर रहे थे। नाराज हो जाओ, हमारी क्यों की तालिबान को? आपके चौकीदार ने 57,000 करोड़ की फंडिंग तालिबान को क्यों दी थी? ये भी तो जवाब दीजिए। सुन लीजिए, बाहर से सुन लीजिए,
हिंदू, सिख, बौद्ध, कांग्रेस की क्षमता नहीं थी। सुन लीजिए, एक व्यक्ति, सुन लीजिए, एक सैनिक पाकिस्तान चला गया था, उसको सिगरेट से, सुन लीजिए, सिगरेट से उसके शरीर पर 1000 निशान बनाए गए थे और उसकी लाश को भारत को सौंपा गया था। आप भाई कांग्रेस है ना? जब, सुन लीजिए, एक सैनिक गलती से पाकिस्तान चला गया था, आपके प्रधानमंत्री जी, सुन लीजिए, मैं सीधे कांग्रेस को इंगित करते हुए कह रहा हूँ, कांग्रेस के प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को सुरक्षित नहीं ला पाए थे, उसके ऊपर, सुन लीजिए, उसको सिगरेट से जलाया गया था। कितना प्रताड़ित किया गया था उस सैनिक को कि उसके परिवार के लोग और इस समाज के लोग और हिंदुस्तान के लोग जब उसके सबको देखते थे तो उनके आंखों से आंसू आते थे। जब उस सबको देखते थे, उस शहीद के सबको देखते थे तो आंखों से आंसू आते थे। और ये चौकीदार का ही कमाल है, सुन लीजिए, चौकीदार का ही कमाल है कि अफगानिस्तान से प्रत्येक नागरिक सुरक्षित भारत लाया गया है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही कमाल है। ये कांग्रेस में कभी क्षमता नहीं थी और न भविष्य में हो पाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी में ही क्षमता थी। ना चाहिए कि गृह राज्य मंत्री का बेटा जो है वो 5 किसानों को कुचल देता है और उसके बावजूद आपके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा नहीं देता। यात्रा कहाँ चली गई भाई? अब रथ यात्रा कहाँ चली गई? सुन लीजिए, अब रथ यात्रा कहाँ चली गई? अब संजय गांधी, सुन लीजिए, कांग्रेस पर निहत्ते लोग नहीं चाहिए, लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़वाते थे। संजय गांधी सोते हुए लोगों के ऊपर गाड़ी चलाते थे तो कांग्रेस क्या कर रही थी भैया, बता दीजिए? उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी जब संजय गांधी इंडिया गेट पर लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहे थे? उस समय कांग्रेस क्या कर रही थी? आप कहा उस समय का भी तो टॉप कर लीजिए। अरे उस समय का भी कर लीजिए। काला इतिहास है, आपका काला इतिहास है। सुन लीजिए मैडम, आपने इस चैनल पर स्वीकार किया था कि आपका काला इतिहास है। दोबारा करोगे? कोई करोगे? आपके गृह राज्य मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने बेटे को जांच में कराएंगे। सरकार में क्षमता थी कि उनके बेटे के ऊपर आरोप लगे, उसको गिरफ्तार किया गया। अन्यथा आपकी सरकार में क्या होता था ये किसी से छुपा नहीं है। तो लोगों के ऊपर आरोप होते थे, वो सारे होटलों में बैठते थे, संसद में जा सकते। आपके जो है इतिहास रहे मैडम। नहीं, संजय गांधी ने क्या किया था? उसके साथ आपने क्या किया था? वो सिख समाज के साथ क्या किया था? अरे ये भी तो बता गलती तो अरे सिखों की हत्या करा दी थी, हजारों सिखों की हत्या करा दी थी। उस सिख के समाज का क्या दोष था वो भी बता दीजिए। क्या गुनाह था? बच्चों की क्या सिख समाज चलिए खत्म करिए। चलिए बिग बुलेटिन की आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, अभिषेक का, श्वेता दुबे का, अनुपमा जी का और पालीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।